चलिए प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, दिल ठोक कर स्वागत है आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। चलिए साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने अनुसूची नंबर 1 से लेकर के और 8 तक बात की है। तो अनुसूची नंबर 1 में हम लोगों ने आपको बताया है कि ये बात करते हैं कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनसे संबंधित क्षेत्रफल की। अनुसूची नंबर 2 वेतन भत्तों से संबंधित है। अनुसूची नंबर 3 में शपथ प्रारूप के बारे में बताया गया है। शपथ का प्रारूप यानी ओथ का प्रारूप के बारे में बताया गया है। और अनुसूची नंबर 4 में मैंने आपको बताया राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी बंटवारा। अनुसूची नंबर 5 बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो कार्य हैं वो कैसे कैसे होंगे उनके बारे में बात करती है। अनुसूची नंबर 6 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का बंटवारा है। इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं आपको, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना। और अनुसूची नंबर 8 में मैंने आपको बताया कि इसमें भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। मूल संविधान में अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं, ध्यान रखिए, इसमें अंग्रेजी और भोजपुरी शामिल नहीं है। तो इसमें 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, वर्तमान 22 भाषाएं। इसका मतलब 8 भाषाएं हमारी बाद में जोड़ी गई होंगी, है ना। पहली बार भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, उसके बाद मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई। तो ये थी हमारी अनुसूची नंबर 1 से 8 तक की हमारी जो हमने सफ़र तय किया है कल। आज हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 9 पर। डाल दीजिएगा साथियों अनुसूची नंबर 9। 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 ये जो 9वीं अनुसूची है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जब मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जो 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान लागू हुआ उसे हम मूल संविधान बोलते हैं। उस दिन संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन ये जो अनुसूची बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं 9वीं अनुसूची। इसका मतलब ये बाद में जोड़ी गई होगी। हाँ तो साथियों, इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये किससे संबंधित बात करती है? ये बात करती है साथियों भूमि सुधार से संबंधित। ये किससे बात करती है? भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार, ये किससे संबंधित बात करती है? ये बात करती है भूमि सुधार से संबंधित। चलिए देखिए, मैं आपको समझाता चलूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो अनुसूची नंबर 9 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची हो जाती है। और इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी मुद्दे आएंगे, काफ़ी केस आएंगे, और कैसे कैसे जिम्मेदारी प्रथा को ख़त्म किया हमारी भारत की सरकार ने। जो संविधान निर्माता थे वो जिम्मेदारी प्रथा के बारे में क्या सोचते थे, शुरुआत से ही वो लोग क्या सोचते थे इस बारे में। देखिए साथियों, आप जानते हैं कि भारत में जब संविधान लागू हुआ तो ये जो जिम्मेदारी प्रथा थी, आप जानते हैं कि बहुत समय से ही भारत में कुछ लोगों के पास तो 20,000 एकड़ बीघा ज़मीन है, 10,000 एकड़ बीघा ज़मीन है, 50,000 एकड़ बीघा ज़मीन थी। समाज के कुछ हिस्से पर थी, लेकिन समाज का बहुत बड़ा तबका जो जिसके पास वो एक पट्टे पर काम किया करता था, उसके पास ज़मीन जायदाद नहीं थी। तो भारत की जो सरकार थी, वो भारत की सरकार का शुरुआत से कदम ये रहा था, संविधान वो सोचते थे संविधान निर्माता कि हमारा संविधान जैसे ही लागू होगा वैसे ही हम इस संविधान के माध्यम से इन जिम्मेदारी प्रथा को हम क्या करेंगे, इसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे, इसको बिल्कुल ही ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही संविधान के माध्यम से इस जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने का काम हम करेंगे। किसने सोचा? संविधान निर्माताओं ने सोचा। लेकिन अब जैसे ही संविधान हमारा लागू हुआ तो पहला संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में। पहला संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी। क्या जोड़ी? 9वीं अनुसूची जोड़ी। और सरकार लेकर के आई भूमि सुधार कानून। क्या लेकर के आई सरकार? सरकार लेकर के आई भूमि सुधार कानून। सरकार ने कहा कि भाई जितनी भी इनके पास ज़मीन है, सरकार ने क्राइटेरिया रख दिया कि 40 एकड़ यानी कि 40 एकड़ बीघा ज़मीन ही कोई रख सकता है, यानी 40 एकड़ ज़मीन ही कोई रख सकता है। 40 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा किसी के पास फालतू होगी तो वो किसे दे देंगे हम? जो गरीब तबका है समाज का, उसमें बंटवारा कर देंगे। यानी कि केवल 40 एकड़ ज़मीन ही आप रख सकते हैं अपने पास।
किसने कहा? सरकार ने कहा। उससे ज़्यादा होगी तो उसके लिए क्या कर देंगे, हम जो गरीब तबका है समाज में, जो बहुत बड़ा तबका गरीब है, जो पट्टे पर काम करता है, उसको दे देंगे इस ज़मीन को, बंटवारा कर देंगे एक प्रकार से, समाज में संसाधनों का समान वितरण कर देंगे हम। किसने कहा? सरकार ने कहा। तो सरकार ने करा ये काम, सरकार ने काम कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए साथियों, 40 एकड़ जमीन ही केवल रह जाएगी, जिसके पास मान चलो 10,000 एकड़ जमीन थी। 10,000 एकड़, समझ रहे हैं मेरी बात? 10,000 एकड़ जमीन उसकी कितनी रह गई अब? मतलब उसकी चली कितनी गई? रह तो 40 एकड़ गई, लेकिन चली कितनी गई? मतलब आप हिसाब भी नहीं लगा पा रहे होंगे। 9,960 एकड़ जमीन उसकी चली गई, उसकी चली गई। और कोशिश करो कि भैया ये समझ लो कि अगर किसी के पास 50,000 एकड़ जमीन है तो उसकी कितनी चली गई? 49,960 एकड़ जमीन उसकी चली गई। मतलब इतनी तो वो खाली छोड़ देता होगा, 50-60 एकड़ जमीन। तो अब उसे उतनी जमीन मिली, उसे उतनी जमीन मिली। तो साथियों कहीं ना कहीं भूमि सुधार कानून ला करके ये जो जमींदार थे, ये चले गए कहाँ साथियों? ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट गए, और आप सभी जानते हैं कि जो जमीन होती है, जो भूमि होती है किसी की, ये जो भूमि होती है, ये भूमि क्या होती है किसी की? अरे जो गांव देहात से बिलोंग करते होंगे वो बच्चे कहते हैं भैया सर जी भूमि भूमि तो जो धरती होती है, धरती तो हमारी माँ होती है। हाँ, धरती तो हमारी माँ होती है। लेकिन हमें जो है बाबू इस आधार पर नहीं समझना है। ये जो भूमि या जमीन होती है किसी की, ये होती है संपत्ति। क्या होती है? हमें ये होती है संपत्ति। तो भाई किसी की संपत्ति क्या पहुंच रही है? ठेस पहुंच रही है। आपने किसी की संपत्ति को ठेस पहुंचा दिया। और आप सब जानते हैं कि जो उस समय संपत्ति का जो अधिकार होता था, ये उस समय मूल अधिकार होता था। क्या होता था? उस समय ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। क्या आता था? उस समय ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। इसका मतलब यह है कि आपके मूल अधिकारों को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और सरकार ने ये काम कर दिया। सरकार ने भूमि सुधार कानून ला करके ये जो संपत्ति यानी जो जिम्मेदार थे उनकी संपत्ति को छीन लिया और गरीबों में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। लेकिन साथ ही जो जिम्मेदार थे वो चले गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट महोदय ने, आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट महोदय अब क्या करेगा? अरे सुप्रीम कोर्ट महोदय आप क्या करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट महोदय करेगा क्या कि जो सरकार के जो कानून थे साथियों, इनको कर देगा क्या? असंवैधानिक घोषित। क्या कर देगा? असंवैधानिक घोषित कर दिया सरकार के कानूनों को। चलिए इस बात को समझने से पहले आप लोग समझिएगा कि एक होता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 होता है। आर्टिकल नंबर 13 बात करता है कि अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण। तो अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण की बात करता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 के साथियों 3 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं? 3 क्लॉज हैं आर्टिकल नंबर 13 के। 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3, 13 क्लॉज 3। साथ ही पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आर्टिकल नंबर 13, 13(1), 13(2), 13(3). 13(1) बात करता है, 13(1) किस बात की बात करता है? देखिए आपका इसका शीर्षक ही है आर्टिकल नंबर 13 की अन्य विधियों से मूल अधिकारों को संरक्षण। यानी कि जो अदर लॉज हैं उनसे मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा आर्टिकल 13 के माध्यम से। आर्टिकल नंबर 13(1) बात करता है कि संविधान पूर्व विधियां। कौन सी भैया? संविधान पूर्व विधियां। यानी कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले जितनी भी विधियां थी भारत में, अगर उनमें से कोई विधि, यदि उनमें से कोई विधि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है या उल्लंघन करती है, तो वो विधि क्या मान ली जाएगी? वो विधि शून्य मान ली जाएगी, या फिर वो विधि क्या कर दी जाएगी? शून्य कर दी जाएगी। यानी संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों के साथ विवाद करती है या फिर साथियों वो उल्लंघन करती है मौलिक अधिकारों का, तो वो क्या कर दी जाएगी? शून्य घोषित कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? शून्य घोषित कर दी जाएगी।
तेरह क्लॉज 2 बात करता है कि संविधान पश्चात यानी संविधान लागू होने के पश्चात राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। राज्य मतलब सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो या फिर उनका हनन हो। यदि ऐसा होता है तो वो विधि भी क्या कर दी जाएगी, वो विधि भी साथियों शून्य कर दी जाएगी। ये बात करता है कि संविधान पश्चात विधि, संविधान पश्चात विधि, संविधान पश्चात विधि साथियों, संविधान पश्चात विधियां। समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप लोग, समझ पा रहे होंगे मेरी साथियों आप लोग बात। तो तेरे क्लॉज 2 बात करता है कि संविधान पश्चात यानी संविधान लागू होने के पश्चात यदि यानी कि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन या हनन करती है, तो वो विधि भी क्या कर दी जाएगी, हमारी शून्य कर दी जाएगी। तेरे क्लॉज 3 में बता दिया गया कि विधियां क्या होंगी, क्या होंगी, विधियां क्या होंगी, क्या होंगी साथियों, ये विधियां क्या होंगी हमारी, कोई कानून, कोई आदेश, कोई कानून, कोई अध्यादेश, कोई नियम, कोई कानून, कोई नियम, कोई विनियम, है ना, कोई सूचना, कोई अधिसूचना, ये सब क्या है, ये सब विधियों में आएंगे, लॉ में आएंगे। बात समझ पा रहे होंगे मेरी, बात समझ पा रहे होंगे मेरी। तो आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि 13 क्लॉज 2 बात करता है कि संविधान पश्चात विधि यानी संविधान पश्चात राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। यदि ऐसा होता है तो विधि क्या कर दी जाएगी, शून्य कर दी जाएगी। लेकिन साथियों सरकार ने यहां पर यही काम कर दिया, सरकार ने यहां पर यही काम किया। कब, 1951 में। क्या लेकर के आई, भूमि सुधार कानून लेकर के आई, और जो जमींदारों की भूमि थी उसको क्या कर दिया, उसको छीन लिया, और जो गरीब तबका था समाज का उसमें देने का काम किया। देखिए समाज, देखिए सरकार समाज के हित में काम कर रही है, नो डाउट सरकार समाज के हित में काम कर रही है, लेकिन भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाएगा। काम दोनों अपने अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, दोनों आपके लिए काम कर रहे हैं। चलिए, तो 13 क्लॉज 2 में क्या कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ कि भैया यहाँ पर संविधान पश्चात राज्य ने ऐसी कोई विधि बना दी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। और ये जो संपत्ति थी, संपत्ति किसी का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन कोई कर नहीं सकता, राज्य कोई ऐसी विधि बना नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 का हवाला देते हुए, 13 क्लॉज 2 का सहारा लेते हुए, इसका उदाहरण देते हुए क्या कर दिया, सरकार के जो भूमि सुधार कानून लाई थी सरकार, उनको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। सरकार के भूमि सुधार कानूनों को क्या कर दिया भैया, खारिज कर दिया। भूमि सुधार जो कानून लेकर के आई थी सरकार, भूमि सुधार जो कानून लेकर के आई थी, इनको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भैया खारिज कर दिया, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार क्या करेगी साथियों, आगे भी आप लोग देखते चलेंगे और आप लोगों ने देखा भी आगे कि जहां सरकार का कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और सरकार ने क्या कर दिया, वहां पर संविधान संशोधन कर दिया है, वहां पर सरकार ने संविधान संशोधन कर दिया। इधर से कानून निरस्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उधर से जो सरकार है हमारी वो क्या कर रही, सरकार मतलब आप लोग जानते हैं कि कानून सरकार नहीं बनाती है, कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। एक्चुअली आप व्यवहारिक रूप समझिएगा तो मैं एक सरकारी बात कर रहा हूँ, सरकार ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन होती क्या है, संसद होती है, संसद ही कानून बनाती है, संसद कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, सरकार को नहीं। देखिए तो क्या हुआ कि भाई मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर उल्लंघन हो गया, सरकार के जो कानून लेकर के आई थी सरकार, उनका क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। और जैसे ही मौलिक ये वाली बात कही, असंवैधानिक घोषित किया इन कानूनों को कि ये मौलिक अधिकार उल्लंघन कर रहे हैं, वैसे ही सरकार ने कर दिया, सरकार ने किया साथियों, सरकार ने कर दिया कौन सा, पहला संविधान संशोधन। सरकार ने कर दिया कौन सा, सरकार ने कर दिया पहला संविधान संशोधन। सरकार ने कौन सा संविधान संशोधन किया, सरकार ने कर दिया पहला संविधान संशोधन। और संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े, क्या जोड़े साथियों, संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े। 2 नए आर्टिकल कौन कौन से जोड़े, तो सरकार ने संशोधन किया, यानी संसद ने क्या कर दिया, संविधान में संशोधन किया, पहला संविधान संशोधन 1951। और क्या जोड़ दिए, संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े, 2 नए आर्टिकल जोड़े, पहला 31 का और 31 ख, 31 का और 31 ख, समझते रहिएगा साथियों। तो पहला संविधान संशोधन गुस्से में आकर के सरकार ने किया,
यानी संसद ने किया। और क्या जोड़ दिया, संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए। ये लीजिए, अरे आप संविधान के तो हवाला दे रहे हैं हमें अरे सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ चलता, हम संविधान में संशोधन कर देंगे, हम संविधान में ही संशोधन कर देंगे, सरकार ने कहा। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 2 आर्टिकल जोड़े सरकार ने, कौन कौन से, 31 का और 31 का। 31 का में लिखा कि यदि संसद या सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो भूमि सुधार से संबंधित है, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा ये मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है। ये लीजिए साथियों, क्या 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 लिखा भाई, सरकार ने बताया कि यदि संसद ऐसा कानून बनाती है जो भूमि सुधार से संबंधित है, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा, कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 31 का और 31 खा जोड़े, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से, है ना। 31 का में क्या लिखा सरकार ने कि यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो भूमि सुधार से संबंधित है, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसका मतलब है कि सरकार अब कोई कानून बनाएगी और मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर देगी, लेकिन इसका क्या है, उसे खारिज नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सरकार ने 31 का में ये लिख दिया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों को बांधने का काम कर रही है सरकार। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों को बांधने का काम किसने किया, तो सरकार ने किया 31 का में। लेकिन अभी तो कम किया है, मैं कह रहा हूं अभी तो कम किया है, लेकिन साथियों अभी 31 खा में और ज्यादा करेगी। 31 खा में पूरी तरीका से क्या कर देगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध देगी। तो क्या लिखती है, यदि सरकार कोई कानून बनाती है, 31 खा में क्या लिखा, 31 खा में लिखा कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है और उसे अनुसूची नंबर 9 में डाल देती है। 31 खा में लिखा कि यदि संसद कोई कानून बनाकर अनुसूची नंबर 9 में डालती है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है वो नहीं करेगी। यानी कि सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उसको क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में वो नहीं आएगा। और यदि उस कानून को अनुसूची नंबर 9 में डाल देती है सरकार, तो अब तो यही बात होगी कि कोई भी सरकार कानून बनाएगी उन्हें अनुसूची नंबर 9 में चिपका देगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। साथियों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपसे बताया कि अनुसूची नंबर
9 कैसे अस्तित्व में आई? मैंने आपको बताया कि भूमि सुधार कानून लेकर के सरकार आई, भूमि सुधार कानूनों को सरकार के निरस्त करा सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद गुस्से में सरकार ने क्या करा, पहला संविधान संशोधन 1951, और इसके माध्यम से संविधान में दो नए आर्टिकल जोड़ दिए। कौन कौन से? 31 का और 31 ख, 31 का और 31 ख जोड़ दिए, है ना। 31 का में लिखा कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, यदि संसद कोई कानून बनाती है जो भूमि सुधार से संबंधित है, जो भूमि सुधार से संबंधित है, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते रहेगा कानून, कोई दिक्कत वाली बात ना। किसने कहा? सरकार ने कह दिया। यार देखिए साथियों, 31 का में लिखा, और 31 का में क्या लिखा कि यदि संसद कोई कानून बनाती है और उसे अनुसूची नंबर 9 में डाल देती है, तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर है कि जुडिशरी के यहाँ पर हाथ बांध दिए पूरी तरीके से। यहाँ पर जुडिशरी के क्या बांध दिए? जुडिशरी के यहाँ पर हाथ बांध दिए साथियों, हाथ बांध दिए। फिर एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कहा जाता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, क्या कहा जाता है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस केस में ये जो दोनों आर्टिकल थे, इनको क्या गए? इनको चुनौती दे दी, इनको चुनौती दी गई। आर्टिकल नंबर 31 का और 31 का को कहा गया शंकरी प्रसाद द्वारा कि महाराज मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट महोदय, ऐसा है 31 का और 31 का तो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्या? क्यों? कि कैसे असंवैधानिक है? उन्होंने बताया कि ऐसा है, 31 का और 31 खा है, ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कर रहा है। और ये जो जोड़े हैं, ये सरकार ने, संसद ने कैसे जोड़े हैं? संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े हैं। और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद नंबर 13 क्लॉज 3 की परिधि में आता है, 13 क्लॉज 3 की परिधि में आता है। किसने कहा? शंकरी प्रसाद साहब ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहा है, सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि नहीं, शंकरी प्रसाद साहब आप गलत पढ़ गए हैं, आप गलत पढ़ गए हैं। आपको हम बता दें तो कि ये जो 31 का और 31 खा हैं, ये क्या है? ये संवैधानिक हैं। 31 का, 31 का और 31 खा क्या है? ये संवैधानिक है। ये क्या है? ये संवैधानिक हैं, ये संवैधानिक हैं। और इन्हें 368 अनुच्छेद के माध्यम से जोड़ा है, के माध्यम से जोड़ा है, के माध्यम से जोड़ा है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से जोड़ा है। और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 एक विशेष विधि है, एक विशेष विधि है। ये अनुच्छेद 13 क्लॉज 3, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 की परिधि में नहीं आती। यह 13 क्लॉज 3 की परिधि में नहीं आता। किसने कहा? तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा। अरे जैसे कि शंकरी प्रसाद द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 खा को चुनौती दी गई कि ये क्या है? ये असंवैधानिक है, कि ये 13 क्लॉज क्या? शंकरी प्रसाद साहब ने कहा कि ये 13 क्लॉज 3 का क्या है? उल्लंघन है। 13 क्लॉज 2 का उल्लंघन है, और ये 13 क्लॉज जो 3 में बात करी गई है संविधान संशोधन की, महाराज ये क्या है? शंकरी प्रसाद साहब ने कहा कि 31 का और 31 का, 31 का और 31 का संविधान का क्या है? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। और मौलिक अधिकारों का कोई कानून उल्लंघन कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। यह अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 बात करता है, 13 क्लॉज 2 बात करता है। और महाराज आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 में अनुच्छेद 368 भी शामिल है, अनुच्छेद 368 भी शामिल है, मतलब विधियों में। और कोई विधि, अरे जब शामिल हो जाएगा 13 क्लॉज 3 में विधियों में, तो कोई विधि संविधान, इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर सकती है?
तो यही बात कर रहे थे हमारे शंकरी प्रसाद साहब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि तेरे क्लॉज 3 में 368 नहीं आता, तेरे क्लॉज 3 में क्या नहीं आता, 368 नहीं आता। और ये जो संविधान संशोधन हुआ है, पहला संविधान संशोधन, ये क्या है, ये वैलिड है, ये संवैधानिक है। और 368 क्या है, एक विशेष विधि है, विशेष विधि है। 368 के माध्यम से आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। तो 368 एक विशेष विधि है, यह तेरे क्लॉज 3 की परिधि में नहीं आता है। इसलिए अनुच्छेद 31 का और 31 का क्या है, संवैधानिक है, संवैधानिक है। ये बात करी गई साथियों, ये बात करी गई। इसके बाद एक मामला और आया, एक मामला और आया जिसे कहा जाता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला। इसमें भी कहा गया, इसमें भी वही वाली बात कही गई कि ये तेरे क्लॉज 3 की परिधि में आता है और ये 368 जो है, आप जो है संविधान संशोधन ऐसा नहीं कर सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट महोदय ने क्या कर दिया, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट महोदय ने जो शंकरी प्रसाद वाला जो निर्णय था उसको यहाँ पर चिपका दिया। यानी शंकरी प्रसाद वाले निर्णय के लिए ही क्या रखा, बनाए रखा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को, यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर शंकरी प्रसाद, यहाँ पर क्या हुआ, शंकरी प्रसाद, जो शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को बनाए रखा, बनाए रखा। तो शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट महोदय ने। फिर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर कह दिया 31 का और 31 खा क्या है, ये संवैधानिक है और ये 368 के माध्यम से जोड़े गए हैं। और 368 क्या है, एक विशेष विधि है। यह ये जो है आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 की परिधि में नहीं आता है, आर्टिकल नंबर 368। सुप्रीम कोर्ट महोदय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में बोला और यहाँ पर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का राज्य में भी बोल दिया। समझ पा रहे होंगे साथियों, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला केस आता है हमारा, अगला केस आता है हमारा गोलकनाथ का मामला। कौन सा आता है, अगला आता है हमारा गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला केस आता है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये सभी केसेस साथियों जमीनों से जुड़े ही हैं लगभग। अगला केस आता है हमारा गोलकनाथ का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ। तीसरा केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अब साथियों यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया धमाका। क्या हो गया, यहाँ पर हो गया साथियों धमाका। जब यहाँ पर धमाका क्या हुआ, यहाँ पर धमाका ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने शंकरी प्रसाद वाले निर्णय में और यहाँ पर राजस्थान वाले, इनके सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाले मामले में जो निर्णय दिया था उसको यहाँ पर पलट दिया। उसको यहाँ पर क्या हुआ, उसको यहाँ पर पलट दिया और क्या कहा, इसमें कहा कि आर्टिकल नंबर 368 भी 13 क्लॉज 3 की परिधि में आता है। क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट महोदय ने, सुप्रीम कोर्ट महोदय का निर्णय आया, का निर्णय क्या आया भैया, क्या निर्णय ये आया कि जो अनुच्छेद 368 है ना, जो अनुच्छेद 368 है, 368 भी आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 की परिधि में आता है, 13 क्लॉज 3 की परिधि में आता है। क्या कह दिया, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 भी 13 क्लॉज 3 की परिधि में कौन आता है, 368 आता है। आर्टिकल नंबर 368 13 क्लॉज 3 की परिधि में आता है। जब आर्टिकल नंबर 368 13 क्लॉज 3 की परिधि में आ गया, 13 क्लॉज 3 की परिधि में 368 आने का मतलब समझ रहे हैं साथियों आप, इसका मतलब यह है कि 13 क्लॉज 3 भी विधियों में जुड़ गया, 368 भी क्या हो गया, विधियों में जुड़ गया। और जब 368 भी विधियों में जुड़ जाएगा तो 368 के माध्यम से भी हम जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।
हमें फिर 13 क्लॉज 2 रोक लेगा। जो 13 क्लॉज तीनों विधियां बताई गई हैं, यदि हम उनमें 368 जोड़ देंगे तो हम मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को आई गुस्सा। इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी ने देखा करे ये 368 को 13 क्लॉज 3 की परिधि में जोड़ दी इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में होते ना। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन किया। साथियों, इंदिरा गांधी ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन किया। चलिए, इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन किया साथियों? इंदिरा गांधी ने करा 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन 1971 और इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन 1971 किया। क्या किया? 25वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन किया। और 24वें संविधान संशोधन से इसने 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए। 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए। कौन कौन से इन्होंने जोड़ दिया? कौन सा भैया? इन्होंने 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया। 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया और 368 क्लॉज 3 जोड़ दिया। 368 क्लॉज 3 जोड़ दिया। इन्होंने क्या बात लिखी? दोनों आर्टिकल में इन्होंने एक ही बात लिखी। दोनों आर्टिकल में इसने एक ही बात लिखी। क्या लिखा? कि 368 की, यानी कि आर्टिकल नंबर 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होती है। क्या लिखा? कि आर्टिकल 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होती। क्या लिखा? कि आर्टिकल 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होती। जब अनुच्छेद 13 को इसने क्या करा? इसने अनुच्छेद 13 को 13 में से फिर अनुच्छेद 368 को बाहर निकाल दिया। यानी अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब 368 से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। 368 संविधान के अनुच्छेद से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है, जब 13 की कोई बात इस पर लागू नहीं होगी, इसका मतलब 13 की परिधि में ये नहीं आएगा। 13 क्लॉज 3 की परिधि में तो हम 368 के माध्यम से संविधान संशोधन कर सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने यही कहा साथियों। और 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से क्या लिखा इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने बताया कि यदि सरकार इन्होंने बताया कि यदि सरकार अनुच्छेद 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी को लागू करने के लिए कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसने क्या लिखा इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी साहब ने कहा कि यदि सरकार अनुच्छेद 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वह मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से क्या लिखा इंदिरा गांधी साहब ने? कि कहा, इन्होंने देश की बेटी इंदिरा गांधी ने क्या लिखा? कि यदि सरकार अनुच्छेद 39 क्लॉज बी जो है साथियों, 39 क्लॉज बी बात करता है कि समाज में संसाधनों का समान वितरण, समाज में संसाधनों का समान वितरण, समाज में संसाधनों का
संसाधनों का, समाज में संसाधनों का समान वितरण। क्या वितरण? समान वितरण, कि जो संसाधन हैं उनका समान वितरण किया जाएगा, अर्थात किसी को सबके लिए बराबर समझा जाएगा संसाधन के रूप में। और 39 क्लॉज 3 में क्या लिखा है ना, 39 क्लॉज 3 में कहा कि धन के केंद्रीकरण पर निषेध लगाया जाएगा। धन के केंद्रीयकरण, धन का जो केंद्रीकरण है उस पर क्या लगाया जाएगा, उस पर लगाम लगाई जाएगी, उसका निषेध होगा। जो धन को केंद्रित कर लेते हैं कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है समाज में, 2% के पास पूरा, भैया 98% पैसा हमारे देश को, 2% लोगों के पास, जो 98% जनता उनके पास कुछ का है, कुछ है ही ना, 2% पैसा कुल, तो ये सब कुछ रोका जाएगा। तो यदि ऐसा करने के लिए सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है कोई कानून। तो समझ पा रहे साथी, ये जो 39 क्लॉज बी है और 39 क्लॉज सी जो है ये आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। काय में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, भाग 4 में। कहाँ पर? भाग 4 में। समझ पा रहे हैं साथियों? तो क्या कहा सरकार ने? सरकार ने कहा था कि यदि सरकार अनुच्छेद 39 क्लॉज भी, यानी कि समाज में संसाधनों का समान वितरण, 39 क्लॉज सी, धन के केंद्रीकरण पर निषेध, ऐसा करने के लिए कोई सरकार कानून बनाती है तो उस कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसका मतलब यह है कि समाज में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो समानता लाना चाहती है, लेकिन साथियों काम तो दोनों कर रहे हैं। काम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, काम आपके लिए सरकार भी कर रही है, दोनों आप ही के लिए काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। सरकार आपके नीति से तत्वों को देना चाहती है और मौलिक अधिकारों को बचाव करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकारों को बचाव करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों यही प्रवृत्ति चलती जा रही थी बार बार, यही प्रवृत्ति के बीच सरकार इधर से कोई कानून निरस्त कर रहे है सुप्रीम कोर्ट, इधर से सरकार जो संविधान संशोधन कर रही है, उधर से संविधान, इधर से सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून खारिज किया सरकार का, उधर संविधान संशोधन कर दिया सरकार ने। तो ये प्रवृत्ति चलती जा रही थी, यही प्रवृत्ति चलती जा रही थी। एक केस पहुंचा साथियों, एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस ने पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। इस केस ने क्या कर दिया? इस केस ने पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया साथियों। इस केस ने क्या करा? इस केस ने पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। इस केस ने मेरे साथियों पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। केस कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का ये मामला था। केशवानंद भारती का एक मठ था, ये भी जमीन से जुड़ा ही विवाद था। इनका एक मठ था केरल राज्य में। केरल राज्य में उस समय भूमि सुधार कानून लागू कर रही थी 1971-72 के समय। तो ये भी कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनका एक मठ था, वो उसकी जमीन आ गई थी जब सरकार छीन रही थी जमीनें, तो इनकी जमीन आ गई उसमें, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। इस केस में साथियों सबसे बड़ी पीठ बैठी, सुप्रीम कोर्ट की अब तक सबसे बड़ी पीठ बैठी, सबसे बड़ी पीठ कितने की थी? 13 जजों की पीठ थी। कितने जजों की? 13 जजों की कितनी थी? संवैधानिक पीठ बैठी, 13 जजों की संवैधानिक पीठ इसमें बैठी। तो इसमें 13 जजों की संवैधानिक पीठ साथी इसमें बैठी। चलिए, तो इसमें 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी। इसमें क्या निर्णय दिया गया? इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कि देखिए, जो सरकार संविधान संशोधन करती जा रही है, सरकार संविधान संशोधन करे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं।
सरकार का हक है, सरकार संविधान संशोधन कर सकती है, सरकार का अधिकार है, यानी संसद का अधिकार है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन करते समय कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट महोदय एक नए प्रिंसिपल्स को खोज करके लेकर के आया, यानी कि कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक नए शब्द को लेकर के आया, एक प्रकार से नया सिद्धांत दिया। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, संविधान का मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, वो किस मामले में दिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में ही दिया। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि सरकार संविधान संशोधन करना चाहती है, सरकार संविधान संशोधन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, संसद संविधान संशोधन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संविधान संशोधन करते समय इतने बात ध्यान रखें कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, सरकार का माथा खराब, सरकार भी यार जो मतलब ये संविधान संशोधन क्या चीज़ है? भाई संविधान संशोधन हम तो कर रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन करते समय ये जो संविधान का मूल ढांचा, ये क्या चीज़ है? ये कौन सा सिद्धांत दे दिया भाई? सरकार की खोपड़ी खराब, सरकार को गुस्सा। सरकार इन्होंने फिर कहा, राष्ट्रपति साहब से कहा कि राष्ट्रपति साहब पूछो जरा। अरे पूछिए, आप सभी जानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार या प्रश्न पूछने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो सरकार ने कहा राष्ट्रपति महोदय पूछिए सुप्रीम कोर्ट महोदय से कि क्या मामला है, क्या माजरा है ये। तो अभी राष्ट्रपति महोदय स्वयं तो जाएंगे नहीं, खुद तो जाएंगे नहीं, उन्होंने भेजे एजीआई साहब को। एजीआई साहब कौन होते हैं? एजीआई साहब होते हैं भारत सरकार के वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के वकील को भेजा राष्ट्रपति साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पास के, सुप्रीम कोर्ट महोदय ये पहुंचे कि जैसा महोदय ऐसा है, आपने जो अभी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक निर्णय दिया है कि सरकार संविधान संशोधन संसदीय सरकार कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कि महाराज ये मूल ढांचा क्या है? ये मूल ढांचा क्या है? एजीआई साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि मूल ढांचा क्या है जो आपने नया सिद्धांत दिया है, ये क्या है? तो वहां पर जो जज बैठे थे उन्होंने कहा कि ऐसा है एजीआई साहब, संविधान का मूल ढांचा होता है, ये सिर्फ हमको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये सिर्फ हमको पता है और किसी को नहीं पता। और हम समय समय पर सरकार को बताते रहेंगे कि ये जो संविधान का मूल ढांचा होता है ये क्या होता है। एजीआई साहब आए गए, अपने एजीआई साहब लौटे आए सुप्रीम कोर्ट साहब से, कह दिया सरकार से जाके, सुप्रीम कोर्ट से एजीआई साहब आ गए सरकार से जाके कह दिया कि महोदय ऐसा है भाई, उन्होंने तो नहीं कह दिया कि संविधान का मूल ढांचा होता है और जो कि ये केवल हमको पता है, आपको सभी को नहीं पता, हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो हमसे ये कह दी, इंदिरा गांधी को हो माथा खराब। इंदिरा गांधी ने 42 में संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया और संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान में इंदिरा गांधी के द्वारा करा गया। कौन कौन से आर्टिकल जोड़ दिए? 368 क्लॉज 4, 368 क्लॉज 5, 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़े गए। और 368 क्लॉज 4 में क्या लिखा? 368 क्लॉज 4 में लिखा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। कि संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। किस में कह दिया? आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 4 में कहा गया।
368 क्लॉज 5 में क्या जोड़ा इन्होंने? 368 क्लॉज 5 में इन्होंने लिखा कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं होगा, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी इसका जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं होगा यदि सरकार संपूर्ण संविधान में संशोधन करती है तो। ये लीजिए साहब, ये लीजिए। उसके बाद एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कहा जाता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। केस का नाम क्या था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला 1980 का मामला था। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट महोदय, अरे कहाँ हैं आप, देखिए जरा, अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट महोदय, सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 368 क्लॉज 4 जोड़ दिया, 368 क्लॉज 5 जोड़ दिया, और 368 क्लॉज 4 के माध्यम से लिखा कि संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। और 368 क्लॉज 5 के माध्यम से लिखा है कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी इसका नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि रुको, अरे रुको, वो कहते हैं ना जरा रुकिए जरा। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि जो सरकार ने 368 क्लॉज 4 जोड़ा है, वो कहता है कि संपूर्ण संविधान में संशोधन सरकार कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि संपूर्ण संविधान में संशोधन, पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। क्या कहा? कि पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो यहां पर क्या कर दिया? यहां पर जो आर्टिकल नंबर हमारा 368 क्लॉज 4 था, इसको भी खत्म कर दिया, इसको समाप्त कर दिया इतना कहते ही। और कहा कि तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट महोदय ने तर्क ये दिया कि ऐसा है, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, असीमित शक्ति नहीं है। संविधान ने संसद को बनाया है, संसद ने संविधान को नहीं बनाया। इसलिए जो संसद संविधान में संशोधन करेगी वो सीमित मात्रा में करेगी, ऐसा नहीं है असीमित मात्रा में कर देगी। पूरे संविधान में संशोधन संसद नहीं कर सकती। कब कहा गया? मिनर्वा मिल्स में कहा गया, और 368 क्लॉज 4 को यहां पर समाप्त कर दिया। कि फिर कहा गया महाराज एक बात बताओ कि फिर बिलो 368 क्लॉज 5 का क्या होगा? फिर कहा गया मिनर्वा मिल्स में कि 368 क्लॉज जो 5 है उसमें क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने यहां पर भी समझाया, कहा कि देखिए सरकार ने जो जोड़ा है 368 क्लॉज 5, उसमें बताया है कि जब संसद पूरे संविधान में संशोधन करेगी, संपूर्ण संविधान में, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन बबुआ सुनिए, लेकिन 368 क्लॉज 5 जो है वो तो असंवैधानिक का केस है कि 368 क्लॉज 5 में जोड़ा है, कहा है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा पूरे संविधान में संशोधन करने पर। पूरे संविधान में संशोधन करना संसद की शक्ति है नहीं, वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। और न्यायिक पुनरावलोकन भी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, यानी संविधान के मूल ढांचे में अंतर्निहित है यानी कि पुनरावलोकन करना। कहा कि अनुच्छेद नंबर 368 क्लॉज जो 5 है उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया और कह दिया कि भैया न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? संविधान के मूल ढांचे में समाहित है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे में समाहित है। तो ये दोनों आर्टिकल मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 1980 के मामले में ये समाप्त कर दिए। फिर एक केस और आया साथियों, बामन राव बनाम भारत संघ 1981। बामन राव का मामला है, एक बामन राव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। बामन राव बनाम भारत संघ, बामन राव बनाम भारत संघ,
1981, बामन राव बनाम भारत संघ 1981 का ये भी केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि महाराज ऐसा है, जो अनुच्छेद नंबर 31 क्लॉज खा था, 31 क्लॉज खा था, वो कहता है भाई, इसमें बामन राव बनाम भारत संघ के मामले में पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि महाराज एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट महोदय, मिलॉर्ड एक बात बताइए कि अनुच्छेद नंबर 31 खा जो था, अनुच्छेद नंबर 31 खा जो था, वो कहता है कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है और उसको अनुसूची नंबर 9 में डाल देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, यानी उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने यहां पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि देखिए रुक जाइए, हमने आपको पहले भी कहा है, हमने आपको मिनर्वा मिल्स में भी कहा है कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचा में अंतर्निहित है, संविधान के मूल ढांचा में समाहित है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 24 अप्रैल 1973 यानी कि जिस दिन इस केस की सुनवाई हो रही थी केशवानंद भारती की, उस दिन से पहले के जितने भी मामले थे, उस दिन से पहले के जितने भी मामले थे, जितने भी कानून बनाए, उनका पुनरावलोकन नहीं होगा, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, हम उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी हैं, इसके बाद के जितने भी कानून हैं, उनका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे। तो बामन भाई क्यों कहा ऐसा? क्योंकि भाई 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून थे, उनके द्वारा सरकार में, उनके द्वारा काम चल रहा है, समाज में, समाज खुशहाल है, उनके द्वारा काम चल रहा है, तो हम क्यों उसमें छेड़खानी करेंगे? क्यों छेड़खानी करेंगे? क्यों भूतलक्षी प्रभाव से लोगों को परेशान करेंगे? लेकिन कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी जिस दिन संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत निकल करके आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, उस दिन से हम क्या करेंगे? जुडिशियल रिव्यू। उस दिन के बाद से जितने भी जुडिशियल रिव्यू, उस दिन के बाद जितने भी कानून सरकार बनाएगी, उनके हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अब आप समझ गए कि भारत में कोई भी कानून है, यदि अनुसूची नंबर 9 में डाला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वर्तमान में यही प्रावधान है साथियों। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने कानून थे, उसके बाद जितने भी कानून थे उससे पहले, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद 1973 के बाद के जितने कानून हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, और जो पहले थे उनका नहीं होगा। जो बाद में है 24 अप्रैल 1973 के, उनका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा साथियों। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये थी साथियों आपको अनुसूची नंबर 9 की पूरी फिल्म। अनुसूची नंबर 9 की पूरी फिल्म मैंने आपको बताया है। अनुसूची नंबर कैसे जुड़ी, क्या प्रावधान थे, अनुसूची नंबर 331 का, 331 खा, है ना, तमाम मैंने आपको केसों से रूबरू कराया। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ सही, चाहे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य सही, चाहे गोरखनाथ का मामला सही, चाहे आपका बामन राव सही, चाहे अपना मिनर्वा मिल्स सही, चाहे आपका केशवानंद भारती सही, मैंने आपको तमाम केसों से यहाँ पर रूबरू कराया है। अगली बात करते हैं अनुसूची नंबर 10 की। तो अनुसूची नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। देखिए साथियों, अनुसूची नंबर 10 जो है वो मैं आपसे कल चर्चा करूँगा इसकी, क्योंकि समय कम है हमारे पास, ऑफलाइन हमें क्लास में भी जाना है। तो चलिए आज के लिए यही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।